टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तोल्काप्पियम तोल्काप्पियर के द्वारा लिखी गई थी और यह प्राचीन तमिल साहित्यिक कार्य मानी जाती है। 2. तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 3. यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों को देखिए। उच्चतम नागरिक सम्मान और संबंधित देश। 1. ऑर्डर ऑफ अब्दुलाजीज अल सूद सऊदी अरब। 2. ऑर्डर ऑफ जायद ऑर्डर बहरीन। 3. स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान। 4. ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू ऑर्डर डेनमार्क। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। 2. बहुराज्यीय सहकारी समितियों को संघ सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, व्यक्तियों को विदेशी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यक्तियों को विदेशी वित्त पोषण को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के द्वारा विनियमित किया जाता है। 2. FCRA वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। 3. सरकार की अनुमति के बिना व्यक्तिगत स्तर पर 25,000 रुपए तक विदेशी वित्त लाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, कोयला गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कोयले को सिनगैस में बदलने की प्रक्रिया है। 2. कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। 3. भारत ने अभी तक कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A2 कारक किसान द्वारा केवल नकद में भुगतान की गई सभी लागतों को कवर करता है। 2. A2 प्लस FL में A2 और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, प्रलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की पहली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2. यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. म्यांमार की एक्सपोर्ट बास्केट में तिलहन सबसे बड़ी वस्तु के तौर पर है। 2. भारत के ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से स्थापित एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन दलहन और तिलहन पर अनुसंधान प्रयासों में सहयोग का उदाहरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, यूक्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रूस के साथ इसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रूसी भाषा बोलते हैं। 2. रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने के आश्वासन की मांग की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, किदाम्बी श्रीकांत जिन्होंने स्पेन में एक चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही जवाब था बैडमिंटन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 2. अनुच्छेद 26 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय यानी भुगतान के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन A, केवल 1। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय यानी भुगतान के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है, अतः कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 एवं 30 अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ESG फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह फंड उन कंपनियों का चयन करता है जिनका पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोर ज्यादा हो और इसके बाद ही यह वित्तीय कारकों को देखता है। 2, यह मुख्य रूप से पर्यावरण से जुड़ा है, इसलिए इस फंड को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। 3, पहला ESG म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड नाम से लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। भारत में निवेश के लिए पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि मुख्य विषय के रूप में सामने आए हैं। ESG फंड की परिसंपत्तियों का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना बढ़कर 12,300 करोड़ रुपए हो गया है। पहला ESG म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड नाम से लॉन्च किया गया, अतः कथन 3 सही है। अब जान लेते हैं ESG फंड के बारे में। ESG 3 शब्दों का मेल है, पर्यावरण यानी E, सामाजिक यानी S और गवर्नेंस यानी G। यह एक म्यूचुअल फंड है जिसका निवेश समान रूप से सतत एवं सामाजिक उत्तरदायी निवेश में होता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसकी संभावित अर्निंग, प्रबंधन क्षमता, नगद प्रवाह, व्यापार, कंपटीशन आदि अच्छा हो। हालांकि यह फंड निवेश के लिए उन कंपनियों का चयन करता है जिनका पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोर ज्यादा हो और इसके बाद ही यह वित्तीय कारकों को देखता है, अतः कथन 1 सही है। इस फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें पॉलिसी सहयोग, रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण, लोगों के बीच संबंध को शामिल करते हुए 5 कार्यक्रम शामिल हैं। 2, चीन के थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से BRI में 5% तक निवेश बढ़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। चीन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से BRI में 5% तक निवेश में कमी आई है, इसलिए कथन 2 असत्य है। जान लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के बारे में। इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को 2013 में शुरू किया गया था। यह साउथ ईस्ट एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को सड़क एवं समुद्री मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। इसमें 5 तरह के कार्यक्रम शामिल हैं: पॉलिसी सहयोग, व्यापार को बढ़ाना, भौतिक संपर्क, रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण, लोगों के बीच संबंध को बढ़ाना, अतः कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है। 2, यह जनजातियों द्वारा अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के तौर पर कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइफेड की कई उल्लेखनीय पहलों को शुरू किया गया। जान लेते हैं ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के बारे में। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह 1987 में अस्तित्व में आया। ट्राइफेड का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
यह देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है। यह जनजातियों द्वारा अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के तौर पर कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए यानी एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति है। 2. यह IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील यानी वल्नरेबल श्रेणी में है। 3. इस प्रजाति का कछुआ भारत में पहली बार ओडिशा में देखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद के सिरनापल्ली जंगल में पर्वतारोहियों द्वारा एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई। जान लेते हैं इंडियन फ्लैपशेल कछुए यानी लिसेमिस पंक्टाटा के बारे में। यह दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी IUCN स्थिति संवेदनशील है, इसलिए कथन 2 सही है। मीठे पानी में पाए जाने वाले ये कछुए पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति का कछुआ भारत में पहली बार ओडिशा में तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में देखा गया था। भारतीय फ्लैपशेल कछुए में एल्बिनो यानी रंगहीन या चमकीले पीले रंग की उपस्थिति के आनुवंशिक कारण हैं। यह एक जन्मजात विकार है और यह टायरोसिन वर्णक की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी VIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है। 2. इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर AIM 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद वर्नाकुलर टास्क फोर्स यानी VTF को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी VIP लॉन्च किया। अब जान लेते हैं VIP यानी वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में। यह नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को कम करने की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके जरिए भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सुदूर क्षेत्रों में इनोवेटर्स को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। यह देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंच में सक्षम बनाएगा। इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर AIM 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद वर्नाकुलर टास्क फोर्स यानी VTF को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी AIC का नेतृत्व शामिल है। भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है जहां 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी का एक नवाचार इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सुपरसोनिक गति प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया गया। 2. इसे DRDO और NPOM रूस द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में DRDO ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर ओडिशा तट के समीप एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी HEAT अभ्यास का उड़ान परीक्षण किया। अभ्यास का विकास DRDO ने किया है और NPOM रूस की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लिहाजा दूसरा कथन गलत है। अभ्यास एक स्वदेशी मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली है।
इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया गया, इसलिए कथन 1 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय सिद्ध दिवस हर साल गौतम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 2. पहला सिद्ध दिवस 4 जनवरी 2018 को मनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आयुष मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया। इस वर्ष के लिए इसकी थीम स्ट्रेंथ ऑफ सिद्ध मेडिसिन फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस रखी गई है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। यह स्वास्थ्य देखभाल की सबसे पुरानी संहिताबद्ध परंपराओं में से एक है। इसमें कई जटिल अभिनव चिकित्सीय उपाय और उपचार के तौर तरीके मौजूद हैं और यह वर्तमान में भी देश के दक्षिणी भागों में प्रचलित है। इसके मूल आधार और सिद्धांत काफी हद तक पंचभूतम, स्वाद और 3 रसों पर निर्भर हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा सिद्ध चिकित्सा के जनक सिद्धा अख्तियार के जन्मदिन के अवसर पर हर साल राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। पहला सिद्ध दिवस 4 जनवरी 2018 को मनाया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, इजराइल, डेनमार्क या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। भारत सरकार और जर्मन विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए 140 मिलियन यूरो के कम ब्याज पर ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 2 घटक शामिल हैं: स्मार्ट मीटर एंड एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI का क्रियान्वयन और कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण करना। इससे भारत में अधिक स्थिर, सुरक्षित एवं जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्य मध्य प्रदेश में वितरण नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को अपग्रेड और मजबूत करके किया जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसका गठन किया गया। 2. यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। 3. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। जान लेते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के बारे में। यह अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है। यह आतंकवाद, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, परमाणु सुरक्षा संबंधी अपराध आदि की जांच करती है। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक यानी एक IPS अधिकारी करता है। यह राज्यों की अनुमति के बिना देश भर में आतंकी मामलों की जांच कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है, इटली में जन्मे वास्तुकार जिन्होंने 2007 के प्रित्जकर पुरस्कार सहित अपने डिजाइनों के लिए कई पुरस्कार जीते, वह फ्रांस के पोम्पिडो केंद्र के सह निर्माता भी थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रिचर्ड रोजर्स, IM पेई, ली कार्बुजिए या फिर डेनिस स्कॉट ब्राउन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिचर्ड रोजर्स। हाल ही में ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पेरिस के पोम्पिडो सेंटर सहित दुनिया की कई प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। इटली में जन्मे रोजर्स को 2007 में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। रोजर्स के अन्य प्रसिद्ध डिजाइनों में शामिल हैं स्ट्रासबर्ग का यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, द 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क, मैड्रिड और लंदन के हीथ्रो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल। अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिचर्ड रोजर्स। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रमण काली मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माना जाता है कि देवी काली को समर्पित इस मंदिर को मुगल काल के दौरान बनाया गया था। 2. ऐतिहासिक रमण काली मंदिर भारत और कंबोडिया के लोगों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।